हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसका ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है कम कुछ पहले कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनको देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उससे पहले हम लोग कुछ एक छोटे से टॉपिक पे वर्क करते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटे से पार्ट पे जो अक्सर साइंस का बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जिसको देखा जाए तो व्हाट इज मैटर। अरे वो लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं, ठीक। तो ये मैटर इसको बोलते हैं पदार्थ, ठीक। व्हाट इज मैटर या पदार्थ क्या है। और फिर उसके बाद आते हैं कंपाउंड और एलिमेंट, एटम। ये सब क्या है वास्तव में, एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, कंपाउंड क्या है, मैटर क्या है। ये हालांकि नाइन्थ के चैप्टर है, नाइन्थ में अच्छा खासा दिया है, लेकिन एक बार हम लोग इस पे रिकॉल करके फिर उसके बाद चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैटर क्या है, पदार्थ। अब पदार्थ की जो डिफिनेशन है या पदार्थ को देखा जाए तो उसके अंदर जिसके अंदर मास हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही वो मैटर है जिसके पास क्या हो, मास हो, ठीक। रेस्ट मास हो, जिसके पास मास है वही क्या है, पदार्थ है, मैटर है। और जिसके पास आयतन हो या जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम हो वो क्या है, मैटर। तो दो चीज जिसके पास हो, वॉल्यूम हो एंड मास हो, वो क्या होगा, मैटर हो। या जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जो भी फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, मैटर है। लेकिन बेसिक्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब मास क्या है, मास मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी है, एक गुण है। एक पदार्थ को या एक मैटर को मैटर होने के लिए उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है, वो क्या है, मास। जैसे देखा जाए लाइट, लाइट मास है, लाइट मैटर है या नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई रेस्ट मास नहीं होता। लाइट किससे मिलके बनी होती है, एनर्जी पैकेट से, फोटॉन से। और ये क्या है, इसके पास कोई रेस्ट मास नहीं होता, इसलिए क्या है, मैटर नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जो डी ब्रॉगली का द्वैत तरंग सिद्धांत है, ड्यूअल नेचर है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि वो मतलब जितने भी वेव्स है वो एक तरह से मैटर भी हैं और जितने मैटर है वो वेव्स है। लेकिन ठीक है, लाइट्स को अभी तक मैटर नहीं माना जाता, इसके पास रेस्ट मास नहीं होता। लेकिन हाँ, एक्चुअल में जितने भी वेव्स हैं, अल्फा वेव्स, गामा वेव्स, अदर एक्स वेव्स, जितने भी वेव्स हैं उसके पास क्या है, मतलब अगर रेस्ट मास है तो वो जरूर एक मैटर है, ठीक। तो इसी तरह कंपाउंड क्या है, या सबसे पहले आते हैं एटम क्या है, एटम एंड कंपाउंड, ठीक। एटम एक ऐसा है, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु, ठीक। परमाणु क्या, तो ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल भी होता है और नहीं भी होता है। और ये क्या है, जरूर एक केमिकल रिएक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है एक्चुअल में, एटम। यही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और कंपाउंड क्या है या मॉलिक्यूल, एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं। और जरूरी नहीं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हमेशा हो, कभी कभी फ्री में भी मतलब ऐसे भी होता है। लेकिन इससे क्या होता है, ये फ्रीली अवेलेबल होता है। ये फ्रीली अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, हमेशा फ्रीली अवेलेबल होता है। लेकिन क्या है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल से चलते हैं। जैसे कि H2+O2, ठीक। इससे क्या बनता है, H2O। एक्चुअल में क्या है, ये H2 क्या है, वो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक। और ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें कितने एटम है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, 2O है। मतलब O और O ये आपस में कंबाइन होके O2 बना रहे हैं। और ऐसे ही H और H मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का एक गैस बना रहा है, गैस मॉलिक्यूल। तो ये दोनों क्या है, एक्चुअल में आपस में मॉलिक्यूल है। लेकिन जब ये H2O बनाते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब एक H क्या है, ये एक एटम है।
तो ये एटम है और ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल को कैसा बनना पड़ता है, एटम बनना पड़ता है। जरूरी नहीं है, हालांकि अब जितने भी जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे तो NH3 है, जैसे इसके पास लोन पेयर है, ये डायरेक्ट वो कर सकता है, रिएक्ट करता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन इसमें क्या है, इसको जो है इसमें भी एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे ही इसमें क्या है, एक एटम का पार्टिसिपेशन, एक मतलब नॉर्मल रिएक्शंस में जो 10th लेवल में रिएक्शंस है उसमें क्या करते हैं, जानते हैं कि एटम जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि Zn हो गया, ये Zn क्या है, जिंक का एक एटम है, ये फ्रीली अवेलेबल हो भी सकता है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। तो ऐसे ही ये एटम फ्रीली अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मतलब केमिकल रिएक्शन में या रासायनिक अभिक्रिया में जरूर पार्टिसिपेट करता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं हमेशा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। उन्हें हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें वो करने रिएक्शंस में भाग लेने के लिए एटम में टूटना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली जो हमने H2 और प्लस O2 से H2O बनाया, तो H2O क्या है, कंपाउंड है। H2 प्लस O2 से क्या बना, H2O, ठीक। इसका बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2H2O ले लेंगे और यहाँ पे 2H2 ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक। तो ऐसे ही जब यहां से हम लोग इसको बनाएंगे तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, दो एटम या दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसके पास उस एटम या उस मॉलिक्यूल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके पास हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर्टी है, ये गैस भी नहीं है, ये ऑक्सीजन की तरह गैस नहीं है, ना ये ऑक्सीजन के इसके प्रेजेंस में कोई आग पकड़ लेती है, लेकिन इसके प्रेजेंस में तो आग बुझ जाती है। तो इस तरह से क्या है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, लेकिन क्या है, ये इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। तो एक कंपाउंड क्या है, एक मॉलिक्यूल या एक एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया से कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई इनके बीच और ये आपस में बने, और इससे क्या हुआ, हमें एक नया जो एलिमेंट मिला, या एक एलिमेंट नहीं कह सकते इसको, एक नया जो मॉलिक्यूल मिला, ये भी H2O का क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक। तो ऐसे ही एक जो नया मिला उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड। दो मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलके जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, जिसके पास उसके जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कि ये H2 है, ये भी दो मॉलिक्यूल से मिलके जो दो एटम से मिलके बना है, लेकिन हम इनको नहीं कह सकते कि इनको हम नहीं कह सकते कि ये मतलब एक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके पास दो ही सेम ही टाइप के हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे NH3 क्या है, NH3 एक कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमने क्वेश्चन दिया था कि जो NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था कि हाइड्रोजन H2 प्लस उससे पहले एक क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम को जब वो करते हैं जलाने से पहले रेगमाल से या जिससे बालू कागज से क्यों साफ करते हैं, साफ करके फिर जलाते क्यों हैं। एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक। तो मैग्नीशियम हमेशा ऐसे जैसे ऐसे ओपन में रहने पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना एक कंपाउंड बना लेता है, और इससे क्या होता है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है, और इसी को छुड़ाने के लिए जब हम लोग जलाते हैं तो वो रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि उसके पास Mg नहीं मिलता बल्कि MgO मिलता है ऊपर एक परत पे, ऐसे बस परत बना लेता है। तो जिसके वजह से हमें उसे छुड़ाने के लिए रेगमाल का यूज किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम पे जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ ऊपर अपने एक परत बना लेता है, और ये जो ऊपर एक परत बनती है इसी की वजह से उस पे क्या होता है, जंग नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो एक परत बना लेता है। जैसे कि देखते हैं जब पुराना एल्यूमिनियम हो जाता है उसके ऊपर पीला जम जाता है, और जब उसको खुरसते हैं तो उस पे क्या हो जाता है, सफेद अंदर से दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि ऊपर एक परत थी इसकी Al2O3 की कलर है, ठीक। तो इसकी वजह से जो है मैग्नीशियम को जलाने से पहले या वो एक्सपेरिमेंट
से पहले जो उसमें एक्सपेरिमेंट दी गई है उसको रेगमाल से या बालू कागज से खुरच के साफ करते हैं ताकि वो अच्छे से रिएक्ट कर पाए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था कि H2 प्लस Cl2 से बनता है HCl, इसको बैलेंस करिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं, उनको हम प्रॉपर चार्ट के मेथड से करें या तो फिर मतलब ऐसे ही 1 2 3 अपने से अनुमान लगा के करते चले जाए और सब कुछ सही सही बना दें, सारे कंपाउंड मैच, सारे एलिमेंट्स मैच करा दें, सारे एटम्स। तो हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या है H2Cl2, तो H2 से 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर लेते हैं, 2 क्लोरीन भी है और 2 क्लोरीन यहाँ पे भी हो गए और ये क्या हो गई, एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है BeCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस, इससे क्या बनेगा BeSO4 प्लस AlCl3। ठीक, तो एक्चुअल में ये बनता कैसे है आगे चल के मतलब ये देखा जाए तो इनकी एक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, और या इसकी एक संयोजकता होती है। तो संयोजकता क्या होती है बेसिकली, या जिसको बोलते हैं वैलेंसी। एक वैलेंसी होती है कि जैसे कि बेरियम की हो गई, बेरिलियम हो गई, इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक, ऐसे ही क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो एक्चुअल में 1 होती है। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट मतलब सेल में अगर 1 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है और 4 से अधिक होने पर उसको 8 से माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही करके हम उसकी वैलेंसी निकालते हैं। आगे चल के ये वैलेंसी मेथड फेल हो जाता है लेकिन बेसिक्स कंपाउंड के लिए ये वर्क करता है। तो ऐसे ही क्या हो गया, अगर Be की देखी जाए तो वैलेंसी कितनी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। और जब इन दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन होता है, जब ये आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं तो इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाती है और इसकी वैलेंसी इसके पास, तो ये हो जाता है BeCl2। ऐसे बनके ऐसे मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं। जैसे Al है, एल्यूमिनियम क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी जो वो होती है मॉलिक्यूलर नंबर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 13। ठीक, तो 13 होता है तो इसके 2 8 एंड 3, तो इसके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाती है। और इसके पास SO4 जो है वो एक कंपाउंड है ऑलरेडी और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 माइनस की होती है और इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। ठीक, तो वैलेंसी एक्चुअल में क्या है कि वो कितने बॉन्ड नेचुरल स्टेट में बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक, तो इसके पास नेचुरल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी 2 है, तो अगर 2 इसके पास बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है तो ये 2 इसके पास आ जाएगा और ये 3 इसके पास आ जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसे ही बनता है। तो अगर हम लोग इसके इस साइड देखें जो बना है एक्चुअल में Al जो है वो Cl के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना पाता है, तो Al के साथ Al जो है वो Cl को वो कर लेता है और ये जो B जो है वो SO4 के साथ अटैच हो जाता है। तो Be की जो वैलेंसी है वो 2 है और SO4 की भी 2 है, तो ये आपस में मैच हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा Be2SO4 का होल ट्वाइस। अब ये 2 दोनों 2 है तो इसको भी एक कर दो, इसको भी एक कर दो। ठीक, तो ये BeSO4 ऐसे ही बन जाता है और Al की कितनी होती है अभी हमने बताया 3 और जो Cl होती है वो 1 होता है, तो इसका इसके पास और इसका इसके पास, तो AlCl3 ऐसे ही बनता है कंपाउंड। ठीक, बेसिक कंपाउंड्स ऐसे ही बनते हैं जो 10th लेवल पे अक्सर यूज होते हैं। आगे चल के हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे कि किस तरह से कंपाउंड आपस में बनते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे B जो है वो 1 है, यहाँ पे भी B कितना है 1 है, अब यहाँ पे Cl कितना है 2 है और यहाँ पे Cl कितना है 3 है, तो हमें 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए जो कॉमन फैक्टर है वो 3 होता है, मतलब 6 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने हो गए 3Cl मतलब 6Cl हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 6 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 से, तो ये 2C यहाँ पे 6Cl हो गया, यहाँ पे भी 6Cl हो गया। अब ये Cl तो हमने बैलेंस कर लिया लेकिन इसके चक्कर में क्या हो गया, ये Be जो है वो बिगड़ गया, B3 हो गया, यहाँ पे 2 एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग 3 करने के लिए इसको 3 बना देंगे। अब 3B हो गए तो SO4 भी कितने हो गए 3 हो गए, 3SO4 हो गए और यहाँ पे हम लोगों को SO4 कितने टाइम्स मिल रहा है
2 टाइम्स। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना दिख रहा है, Al जो है वो 2 टाइम्स दिख रहा है, और यहाँ पे Al जो है वो 2 टाइम्स ऑलरेडी दिख रहा है, और यहाँ पे जो SO4 हम लोगों को दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। तो अगर फिर हम इसको बैलेंस करें तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 होने के बाद ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 3SO4 है और यहाँ पे भी 3SO4 है, 2Al एल्यूमिनियम है और यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे 3 बेरिलियम है, यहाँ पे भी 3 बेरिलियम है, और क्लोरीन भी 3 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन 6 है, और क्लोरीन यहाँ पे भी 6 है। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है कि सोडियम प्लस H2O से जो बनेगा वो NaOH प्लस H2 गैस। ये क्या है, एक मेटल है, एक क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल या धातु से जल की अभिक्रिया। तो जब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव धातु होती है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक वो आता है, टेबल आता है, जिसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल आते हैं आयरन को छोड़ के, वो सारे के सारे जो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक, तो ये जो है, ये जितने भी जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और जितने भी बहुत सारे वो आ गए, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके क्या देते हैं, हमें H2 गैस देते हैं। तो Na को, जब सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो वो बहुत तेजी से बुदाहट के साथ H2 गैस रिलीज करता है, और एनर्जी भी रिलीज होती है बहुत तेजी से, और ब्लास्ट भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एक तरह से मेटल के का पानी के साथ रिएक्शन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे Na 1 है, और कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, इधर कितने हैं, 2 है। तो 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम इसको 2 लेते हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हम लोग 2 यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन इस साइड भी हो गए, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और 2 Na। तो इस तरह से क्या हो गई, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ऐसे ही Fe जब हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, तो उसमें क्या है कि Fe से ऊपर जितने भी हैं सभी क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके तेजी से हाइड्रोजन गैस देते हैं और बहुत तेजी से एनर्जी रिलीज करते हैं। आयरन भी करता है, आयरन जब गर्म होता है, जैसे कि जब लोहे को गर्म करके उस पर पानी डालते हैं तो तेजी से वाष्प बनता है, और वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। ठीक, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, आप जब भाप अवस्था में आयरन के साथ रिएक्ट कराया जाता है वाटर को, तो वो भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको भी सेम तरीके से जैसे इसको किया गया है वैसे ही सेम तरीके से उसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब क्या है, इसको बनाने का देखा जाए तो Na2SO4 होगा। अब बेरियम का जो होता है वो वैलेंसी वो 2 होता है, और Cl का 1, और BeCl2 कैसे बनता है ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया। और Na की क्या होती है, वैलेंसी 1 होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, 2 8 और 1, तो 1 जो हो गया उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और SO4 का 2 होता है, तो यहाँ पे 2 1 और ये इंटरचेंज हुआ तो Na2SO4 बन जाता है। ऐसे ही तो ये कंपाउंड जब बनते हैं तो इनके बीच में जब रिएक्शन होगा तो Na जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और वो हमेशा Cl के साथ कंपाउंड बनाना ज्यादा प्रेफर करता है, जो क्या बनाता है, NaCl, बहुत ही फेमस कंपाउंड जिसे क्या बोलते हैं, नमक। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्स 1600 केल्विन होता है मे बी। तो इसके बाद जो बनता है, और ये क्या है, जब ये Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर लिया तो यहाँ से B जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग सीधे 2 Na, कितने Cl मौजूद है, 2 Cl है, तो दोनों से रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पे 2 कर देंगे, बाकी B एक है और SO4 एक है, और ये मतलब आपस में रिएक्ट कर लिए, और यहाँ पे BeSO4 बन गया बेरियम सल्फेट, और ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। यही बैलेंस इसको करना था। और सेकंड क्वेश्चन जो था एसिड बेस रिएक्शन की थी, NaOH प्लस HCl से रिएक्शन से क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या है, एक बेस है, और ये क्या है, एक एसिड है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एक साल्ट है NaCl प्लस पानी, ठीक, H2O। तो यहाँ इसको क्या, ये क्या है, साल्ट। ठीक,
तो इसको हम अगर बैलेंस करें तो एक Na है, यहाँ पे एक Na है, और ओ यहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी, हाइड्रोजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है, और Cl भी एक है, और ऑक्सीजन भी एक है। ये ऑलमोस्ट ये बैलेंस ही रिएक्शन है। लेकिन बात क्या है कि ये बैलेंस करने के लिए क्यों बोला है, ऐसे ही ये सारे रिएक्शन भी बैलेंस अच्छे से करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी चाहिए होती है। तो अब जो NaOH होगा वो किस में होगा, सॉलिड अवस्था में होता है, ऐसे टिकिया के फॉर्म में होता है। जब NaOH देखेंगे आप लोग, अगर आपके लेबोरेटरी में होगा स्कूल कॉलेज के, तो उसमें जाके देख सकते हैं NaOH जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक। और HCl जो होती है वो गैस होती है। HCl गैस होती है। HCl ऐसे गैस जो होती है वो गैस एसिड अवस्था में नहीं होती। जो गैस होती है वो एसिड नहीं होती। HCl गैस एसिड नहीं है। जब उसे पानी में मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो एसिड हो जाती है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन अगर रिएक्शन हो रही, अगर ये गैस अवस्था में है तो वो यानी उससे रिएक्ट ही नहीं करेगी, ठीक। तो उसे एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे। तो अगर पानी में मिलाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ठीक। और NaCl जब फिर Na और Cl मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे वो भी जब पानी में ही होगा सारा कुछ, तो हमेशा कैसा बनेगा, एक्वस ही होगा। और ये सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम इसको गर्म कर दें, गर्म करेंगे तो ये पानी जो होगा वो भी एक्वस होगा। अब ये जब गर्म कर देंगे तो यहाँ पे अगर हम हीट देते हैं तो ये ऊपर उड़ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, सॉलिड, ठीक। कब, जब यहाँ पे हीट होगी। अगर हीट नहीं होती तो ये एक्वस में ही रहेंगे, अपना मिले मिले रहेंगे। अगर कोई भी एसिड है, उस एसिड कहीं गिर गया है या बेस गिर गया है तो उसके ऊपर एसिड डाल देते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बूंद एसिड गिरा है और एक कंटेनर उठा के बेस डाल दे, तो ऐसा होने पे और ज्यादा नुकसान ही होता है, ठीक। तो इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड इक्वल अमाउंट ऑफ बेसिक के साथ रिएक्शन करके कैसा देता है, क्या बनाता है, साल्ट एंड H2O। और ये साल्ट हमारे लिए उतना नुकसान नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए ये एनसीईआरटी का देने का पर्पस बेसिकली ये है, ये बैलेंस कंपाउंड है, लेकिन उसको बताने का मतलब ये है कि ये एक्वस, इसका फिजिकल स्टेट साथ में लिखना जरूरी होता है, और साथ में ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड H2O, ठीक। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चैप्टर के, वो क्या है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, संयोजन अभिक्रिया। जब दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि CaO, ये क्या है, चूना पत्थर, ठीक। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, या जो हम लोगों के घर में आता है पेंट और पुताई के समय, वो क्या होता है, CaO। और इसके साथ जब H2O, इसको पानी में मिला देते हैं। जब पानी में मिलाते हैं तो ये बहुत तेजी से बुदबुदाहट के साथ ये रिएक्शन होती है और बनता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। और ये एक दो दिन बाद बुझा चूना हो जाता है। फिर ये हाथ में उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, और ये मतलब इसके पास फिर वो एनर्जी नहीं होती जो इसके पास होती है। तो इसके साथ बहुत ज्यादा क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, कंपोजिशन रिएक्शन। दो कंपाउंड, यहाँ पे ये एक कंपाउंड है जिसको क्या बोलेंगे, तो ये क्या है, चूना पत्थर, ठीक। और ये जल, और ये क्या बनता है, बुझा चूना, ठीक। और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। कंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कैसे लिखेंगे हम कंपोजिशन रिएक्शन को, जब दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक न्यू कंपाउंड का को क्रिएट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उनको क्या इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो जब ये इसी के साथ क्या होता है, जब ये पुताई करते हैं, CaOH का होता है, ये चूना हो जाता है, इसको जब पुताई करते हैं तो होता क्या है, ये 2-3 दिन बाद पुताई के बाद दीवार जो है वो चमकदार दिखने लगती है। तो होता किसके साथ है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, CaCO3। इसको बैलेंस कर सकते हैं। प्लस H2O भी होता है। तो देखा जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा ऑलरेडी, 2H2 प्लस O4 और O4 और सब कुछ बैलेंस है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर।
तो संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक, तो ये जो है वो चमक किसकी वजह से आती है, बेसिकली इसके वजह से। ठीक, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो है वो CaCO3 बनाता है। वो संगमरमर जो है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में बना हुआ पत्थर का खदान से वो निकला हुआ पत्थर नहीं कह सकते। उसका जो कलर जो आता है वो संगमरमर के इस एलिमेंट के बनने की वजह से आता है। संगमरमर की भी जो चमक होती है उसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आता है। अब पूरा ये एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता संगमरमर पत्थर के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे पत्थर भी यूज होते मतलब मौजूद होते हैं। ठीक, ऐसे ही मतलब इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के CO2 बनाते हैं। ठीक, ये भी क्या है, इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होती है। H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके H2 बनाते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो मीथेन का प्लस O2 इसके साथ रिएक्शन होगा तो बनता है CO2 प्लस H2O। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, फिर चार हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक, और इस तरह से ये बैलेंस होगी। और यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 यहाँ पे कर लेते हैं और 2 यहाँ पे। ठीक, ये भी बैलेंस हो गई। और ये कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस सब में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। प्लस इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, सारे के सारे क्या ऑलमोस्ट सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जिस रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के पश्चात। ठीक, अभिक्रिया होने के बाद आफ्टर रिएक्शन रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के भी एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी एग्जांपल है। क्यों, इसमें दो कंपाउंड, जब भी कंपाउंड्स जुड़ते हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक्चुअल में बॉन्ड बनता है। अब एनर्जी रिलीज वास्तव में क्यों होती है, इसके पीछे क्या है हम लोग आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा अच्छा खासा चैप्टर भी है, अच्छे खासे टॉपिक्स हैं और पूरा कैलकुलेशंस हैं, कितनी एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इसके साथ इससे बनता क्या है, CO2। ठीक, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इसकी वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक, ये तो इसकी भी वैलेंसी 2 है। क्यों, क्योंकि इस जब 4 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जैसे 6 हो गया तो उसको वैलेंसी निकालने के लिए इसको 8 में से 6 माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ये वैलेंसी वाला नियम है, ये अभी 10th के लिए वैलिड है। ठीक, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक, और यहाँ पे भी एक और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, आपस में अटैच्ड है और ये टूटेंगे और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन आएगा और इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से CO2 फॉर्म होता है। तो C क्या है, ऐसे कार्बन जो है कोयला, और ऑक्सीजन क्या है मतलब जो नेचर में ऑक्सीजन यूज हुई है। और कोयले को जब हम एनर्जी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो इसमें यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। ठीक, कोयला में क्या होता है, एनर्जी हम लोगों को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले एनर्जी लगती नहीं, हम उससे रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी लगती नहीं, हर रिएक्शन में एनर्जी कुछ न कुछ लगती है, लेकिन हमें क्या होता है, फाइनल रिजल्ट में एनर्जी हमें मिलती भी है। तो ये हो गया यहाँ पे, अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो उसके साथ हम लोगों को क्या हो रहा है, एनर्जी मिल भी रही है। तो नेट एनर्जी अगर हम लोगों को मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और नेट एनर्जी अगर हम लोगों को लग रही है, जो जितना, ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन से एनर्जी निकलती नहीं है, निकलती भी है, अगर हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, निकल कम रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या है, उसमें एनर्जी लग रही है। तो वो अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा की आवश्यकता होती है पूरे अभिक्रिया के पश्चात, या पूरे अभिक्रिया के पश्चात नेट ऊष्मा जो है उसे हमें देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, इसके बाद आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कंपोजिशन रिएक्शन जब दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक कंपाउंड टूट के दूसरा कंपाउंड बना देता है। अब जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल AgCl ले लेते हैं, ठीक। जब सिल्वर क्लोराइड ले लें और इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख दें, Hν क्या है? फोटॉन है। फोटॉन मतलब इसी के पैकेट में के फॉर्म में लाइट में एनर्जी होती है। एनर्जी जो है H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ν क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो किसी भी लाइट में जो एनर्जी होती है वो या लाइट जो किससे मिलके बनी होती है? फोटॉन से मिलके बनी होती है, और ये फोटॉन का सिंबल है, ठीक। Hν ये एनर्जी पैकेट है। तो ठीक, ये एनर्जी पैकेट जब हम इस पे डालते हैं, या इसको जो बोलते हैं प्रकाश या लाइट, ठीक। लाइट के प्रेजेंस में जब इसमें रिएक्शन होता है तो ये क्या हो, सिल्वर बचा रह जाता है Ag, और क्या निकल जाता है? Cl2 इसके साथ बनके गैस के फॉर्म में निकल जाता है। और इसको बैलेंस करेंगे तो ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, और इसके साथ 2 लगा देंगे और ये भी 2 लगा देंगे, ठीक। 2Cl, वहां पे भी 2Cl, 2Ag, और यहाँ पे भी 2Ag। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा AgBr ऐसे ही ले लेते हैं सॉलिड के फॉर्म में 2, और यहाँ पे भी Hν लाइट डालते हैं। Hν जहां पे भी लिखेंगे वो ध्यान रखिएगा कि ये लाइट है, ठीक। लाइट जो है वो फोटॉन से मिलकर बनी होती है, ये फोटॉन का सिंबल है, ठीक। और 2Ag प्लस Br2 ये क्या हो गया? गैस में ये रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही ढेर सारे रिएक्शन और भी रिएक्शन देख सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। एक कंपोजिशन रिएक्शन का हमने आपको बैलेंस करने के लिए भी दिया था अच्छा खासा एग्जांपल, उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डीकम्पोजिशन पे कंटिन्यू करेंगे, या इसको करने के बाद देखें। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 2FeSO4, ठीक। अब क्या है SO4 का? क्या है? SO4 के पास जो वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट वो 2 होती है, और आयरन के पास 2 भी होती है और 3 भी होती है। अब यही है, जब आगे पढ़ेंगे डीकम्पाउंड में तो वो 1 2 3 4 सब वैलेंसी रखते हैं। तो ऐसे ही करके आयरन के पास 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो यहाँ पे क्या है? हम 3 वाला लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। इसका 2 इसके पास आ जाएगा, और इसका 3 इसके पास चला जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। जब कोई भी एलिमेंट या कोई एटम 2 वैलेंसी दिखाता है, एक कम और एक ज्यादा, जस्ट एक कम और जस्ट एक ज्यादा, तो जो कम वाली होते हैं उसके साथ इक लगाते हैं, और जो ज्यादा वाला होते हैं उसके साथ अस लगाते हैं। तो ये 3 है। यहाँ पे कितना इसका दिख रहा है? 3, और ये कितना और दिखाता है? 2 एंड 3। तो जब 2 के साथ बनाएगा, सपोज Fe2 अगर है और SO4, ठीक। SO4 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो इसका जो आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या? FeSO4, जो इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट, ठीक। और ये जो जब यहाँ पे 3 हो गया, इसके 3 वैलेंसी हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। जैसे कि FeCl हो गया, ठीक। क्लोरीन के साथ लेते हैं, ठीक, समझ में आएगा। FeCl2 और FeCl3, ठीक। ये क्या है? फेरिक क्लोराइड, और ये क्या है? फेरस क्लोराइड, ठीक। यहाँ पे हमने उल्टा बोल दिया कि हमेशा जो छोटा वाला होता है जैसे कि FeCl2 जो होगा, इसके साथ अस लगाएंगे, और जो ज्यादा वाला होता है उसके साथ क्या बोलेंगे? इक लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा FeSO4 का होल थ्राइस, इसके साथ क्या लगाएंगे? इक, ठीक। ये क्या हो जाएगा? फेरिक सल्फेट, ठीक। और ऐसे ही जब FeSO4 हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। तो जब ऐसे ही Cu के साथ भी होता है, Cu जो होता है 1 भी दिखाता है और 2 भी दिखाता है। तो जब CuCl2, सपोज CuCl हो गया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रस क्लोराइड। और जब ये हो जाएगा CuCl2, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक। आई बात समझ में? अब ऐसे ही यहाँ पे जो देखा जाए तो हम लोग कहाँ थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि FeSO4 या नेक्स्ट एग्जांपल FeSO4 का होल थ्राइस। हम लोग ये क्या लेते हैं? फेरिक सल्फाइड, ठीक। सल्फाइड क्या होता है? S जब होता है कोई S, तो जैसे मान लो FeS, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? फेरस सल्फाइड। Fe का 2 और यहाँ पे S का भी 2, ठीक। तो आयरन के साथ S सिर्फ क्या होता है? S के साथ क्या लिखते हैं? सल्फाइड। एंड SO2 के साथ लिखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड।
और SO3 इसके भी वैलेंसी, ये पूरा का पूरा ये कंपाउंड ही है, इसके पास कोई वो नहीं होती है, वैलेंसी नहीं होती, ये गैस है, ठीक, ये फ्री है। SO3 भी एक गैस होती है और SO3 रिएक्ट भी करता है वेट 2 के साथ। तो SO3 क्या है, इसको बोलते हैं सल्फाइड T, और यहाँ पे D, और SO4 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक नोमेनक्लेचर में यूज आता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये फेरिक सल्फेट। तो ये फेरिक सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3। ये बहुत ही अच्छा वो है, ला है इसका आयरन का। और फिर उसके बाद S प्लस में निकलेगा SO3 भी, और प्लस में निकलेगा SO2 भी, ठीक। ये दोनों गैस में निकलेंगे और ये सॉलिड होगा और ये भी सॉलिड है, ठीक। तो ये जब डीकंपोज होगा तो इसमें क्या लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब कोई भी डीकंपोजिशन, यहाँ पे क्या है, H के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी लाइट के फॉर्म में, और यहाँ पे ऐसे हमें हीट देना पड़ेगा, तब वो SO2 और SO3 के फॉर्म में रिलीज होगा। अब हम इसको बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि जो एनसीईआरटी लेती है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, या एनसीईआरटी से रिलेटेड ही ये पूरा कोर्स ही है और एनसीईआरटी से ही डेडिकेटेड है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लें तो लेड नाइट्रेट, ठीक, पीबी। लेड का जो फॉर्मूला होता है वो पीबी और NO3। NO3 के साथ भी, आयन के साथ भी यही है, NO2 नाइट्राइट, ऐसे करके NO क्या है, NO, NO2, NO3, NO4, NO5 सभी बनाते हैं। तो ये क्या है, आगे पढ़ेंगे, इसका कोई खास यहाँ पे जिक्र करना ठीक नहीं जाएगा। NO3 क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक। NO3 जो होता है वो नाइट्रेट बनता है, ठीक। तो इसके साथ लेड का भी क्या है, पीबी के साथ हमेशा पीबी जो होता है वो 2 प्लस दिखाता है, या 2 इसकी वैलेंसी होती है, और इसके पास नाइट्रेट के पास 1 होता है, तो ये इसका 1 इसके पास एक्सचेंज हो जाएगा और इसके पास 2 चला जाएगा, ठीक। तो ये लेड नाइट्रेट जब डीकंपोज हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेड ऑक्साइड, ठीक। लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 प्लस में O2, इस तरह से ये दोनों गैस है ना, रिलीज हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। यहाँ पे कर लेते हैं NO2, ठीक। तो कितने हैं NO, कर लीजिएगा, ये गैस में है और ये भी गैस में है, अगर हम करना चाहें तो कर ही देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक। और यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 4 हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हो गया 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हो 2 10, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 1 11, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ठीक, सपोज, और यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो हो गया कितने, 2 पीवी हो गए, 2 पीवी यहाँ पे भी हो गए, 2 N हो गए, तो 4 N हो गए, 4 N यहाँ पे भी हो गए, और 12 ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन टोटल इधर हो गए। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, इसको देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। इसको क्या लिखेंगे, लेड ऑक्साइड। जब भी यहाँ से वीडियो देखें जिसका नीचे यहाँ से नाम ना लिखा हो, उसका कंपाउंड का नाम जानने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि केमिस्ट्री बेसिकली ज्यादातर याद करने की सब्जेक्ट है। याद करने की क्या, उसे समझने की, आगे चल के जब ये हैबिट में हो जाएंगे तो ये याद जैसा नहीं लगेगा, अपने आप लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होता है। लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेड ऑक्साइड। और हालांकि बहुत सारे नियम चेंज होते हैं, हर एक नियम की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, उस नियम के बाद दूसरा नियम लागू होता है, कोई एक्सेप्शन जैसा चीज नहीं है इसमें। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सारे कुछ हैबिचुअल हैबिट्स में हो जाएंगे, तो सारे नाम, ये छोटे मोटे कंपाउंड्स के नाम तो अपने आप नाम याद होते रहेंगे, ठीक। ये नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तो गैस हैं ये दोनों, इन सबका ऐसे नाम देख लिया करिए, जिसका नाम मैं यहाँ पे ना लिखूं तो उसका आप नाम देख सकते हैं। इसके बाद आज का लेक्चर यही समाप्त होता है कि
कंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं देख लेता हूँ और उसको आपको लास्ट के वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसे ट्राई करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए और हम एनसीईआरटी के सवाल भी लगाएंगे जो इस अभ्यास में दिए होंगे एनसीईआरटी के अभ्यास में, ठीक। और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम आपको इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।